इस यूनिवर्स में कई तरह की शेप्स और कई तरह के कर्व्स नेचुरली पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कुछ को पहचान पाते हैं। क्या आप इस शेप को पहचानते हैं? जी हाँ, ये एक सर्कल है। चलें, अब ये बताएं कि अर्थ के ऑर्बिट की शेप क्या है। ये देखने में सर्कल की तरह लगता है मगर सर्कुलर नहीं है। ऐसी शेप को एलिप्स कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कर्व देखते हैं। ये जो कर्व्ड प्रोजेक्टाइल पाथ होता है, इसे पैराबोला कहते हैं। ये आपको फुटबॉल में भी नज़र आएगा, रेनबो की शेप में, मैकडोनल्ड के लोगो में 2 बार नज़र आएगा। मुझे तो बनाना में भी पैराबोला नज़र आता है। पैराबोला शेप का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ डिश एंटीना ने किया है। पैराबोला थोड़ा यू शेप सा होता है, लेकिन तमाम यू शेप्स पैराबोला नहीं होती हैं। ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल एक शेप देखें। इसमें 2 कर्व्स हैं और ये दोनों एक्सिस की मुख्तलिफ साइड्स में हैं। इस कर्व को हाइपरबोला कहते हैं। ये तमाम कर्व्स जो हमने देखे हैं, इनमें एक बात कॉमन है। क्या आप गैस कर सकते हैं? ये चारों एक कॉमन कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिन्हें कॉनिक्स कहते हैं। अब लफ्ज़ कॉनिक्स से क्या मुराद है? कॉनिक्स से मुराद है कॉनिक सेक्शंस। और इस कॉनिक सेक्शंस के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कोन के क्रॉस सेक्शंस लिए जाएं। चलिए देखते हैं कि किसी कोन का क्रॉस सेक्शन कैसे लेते हैं। मगर उससे पहले ये बताएं कि ये कौन सी शेप है, क्योंकि इसमें 2 कोन्स हैं और ये लाइन इन 2 सरफेसेस के साथ राइट एंगल बनाती है। लिहाजा इस शेप को कहते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। जी, 2 कोन्स हैं और ये वाली लाइन राइट एंगल बना रही है इन 2 सर्कुलर बेसिस के साथ। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि जब एक प्लेन इस शेप को इंटरसेक्ट करेगा तो हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। ये प्लेन कितने डिफरेंट तरीकों से इस शेप को इंटरसेक्ट कर सकता है? 4 डिफरेंट तरीकों से। एक तो ये है कि इसको हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करें, यानी इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हमें ये जो शेप मिलती है ये सर्कल की शेप होती है। अब अगर हम इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो ये जो क्रॉस सेक्शन की शेप हमें मिल रही है ये एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल के केस में सर्कल और थोड़ा सा टिल्ट करने पे एलिप्स। चलें थोड़ा सा मज़ीद टिल्ट करके देखते हैं। ऐसे में जो शेप हमें मिलेगी वो है पैराबोला। और फाइनली अगर हम इस प्लेन को इस हद तक टिल्ट कर दें कि प्लेन और सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस बिल्कुल पैरेलल हो जाएं, तो जो क्रॉस सेक्शन शेप हमें मिलेंगी वो है हाइपरबोला। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि डिपेंडिंग अपॉन के प्लेन किस एंगल पे कोन को इंटरसेक्ट करेगा, हमें डिफरेंट शेप के कर्व्स मिलेंगे। मगर हम ये कर्व्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डेली लाइफ में हमारा वास्ता इन शेप्स से पड़ता ही रहता है। चलें इनमें से हर कर्व की शेप को एक एक करके देखते हैं। सर्कुलर शेप्स को हम सब पहचानते ही हैं, जैसे व्हील्स हो गए या करेंसी कॉइन्स हो गए। हम जानते हैं कि अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसकी शेप एलिप्स है। और बहुत सी सैटेलाइट्स जो स्पेस में लॉन्च की जाती हैं वो अर्थ के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करती हैं। इसलिए यूनिवर्स के लॉज समझने के लिए एलिप्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब क्या आप बता सकते हैं कि सैटेलाइट डिश की शेप क्या होती है? ये कर्व एक पैराबोला है। अब आपके ख्याल में सैटेलाइट डिश की शेप पैराबोलिक क्यों रखी जाती है? क्योंकि पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि तमाम इंसिडेंट रेस को सिंगल पॉइंट पे फोकस करता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे रिसीवर को रखें तो तमाम इंसिडेंट रेस इस पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। क्या आप इस फर्नेस की शेप बता सकते हैं? ये कर्व एक हाइपरबोला है और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ पावर प्लांट्स के कूलिंग टावर्स में है। तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हाइपरबोला की शेप में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एफिशिएंट होना चाहिए हीट रिमूवल प्रोसेस में। दूसरा, इनको स्ट्रक्चरली
इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि तेज़ हवाओं के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, और इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कम से कम मटेरियल से बन जाए। हाइपरबोला शेप ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल करती है। हम पढ़ चुके हैं कि इस शेप को डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, और इसके अपर पार्ट को अपर नैप और लोअर पार्ट को लोअर नैप। और इसकी शेप को गौर से देखें तो कोन आइसक्रीम की तरह भी है और बर्थडे कैप की तरह भी। इन्हीं से आपको इस शेप का नाम याद रहेगा। हम देख चुके हैं कि इस शेप में 4 डिफरेंट तरीक़ों से किसी प्लेन को गुजारें तो हमारे पास सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कोई ना कोई शेप मिलती है। इन सब की एक प्रॉपर्टी होती है एसेंट्रिसिटी, जिसकी डेफिनेशन है कि कोई कॉनिक सेक्शन किस हद तक परफेक्ट सर्कल होने से डेविएट करता है, हटता है, यानी कि किस हद तक वो सर्कल नहीं है, यानी नॉन सर्कुलर है। नहीं समझ आई तो तस्वीर से समझें। सर्कल के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल है। वैसे 0 और सर्कल की शेप कुछ कुछ हद तक मिलती भी है। एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? लेस देन 1, क्योंकि ये सर्कल तो नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड है, लुक्स लाइक लिटिल बिट ऑफ अ सर्कल। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1, क्योंकि सर्कुलर शेप से और ज़्यादा हट के है। और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी होगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हट गया है सर्कुलर शेप से। तो ये वैल्यूज़ कॉनिक्स में बहुत काम आएंगी। अब स्टडी करते हैं सर्कल को। व्हाट इज़ अ सर्कल? डेफिनेशन: सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या इस तरह से? नहीं, सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दे फॉर्म अ सर्कल। अब समझ आइए आपको। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन सेम प्लेन एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, इस सिंगल पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और सेंटर पॉइंट से ये जो इक्वल डिस्टेंस है अप टू ऑल द पॉइंट्स, इसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की बहुत सी ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस पे फोकस करते हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, और देखते हैं कि सर्कल को इन दोनों में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक सर्कल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, पर अलजेब्रा में इसको कैसे लिखते हैं? सर्कल तो क्या, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है। तो अलजेब्रा में सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? इसके लिए सर्कल की कुछ चीज़ों को लेबल करते हैं। सेंटर को हम ओ कह देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को एच और के। इसी तरह सर्कल पे कोई भी पॉइंट पी ले लें और इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई कह दें, और रेडियस आर से डिनोट कर देते हैं। पॉइंट ओ और पी के बीच में डिस्टेंस इक्वल है रेडियस के, मगर हम पॉइंट ओ और पी के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? हमें ओ और पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, इसलिए हम डिस्टेंस ओ पी मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। और ये डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आता है। एक साइड की लेंथ आप देखें तो ये बनती है x माइनस एच और दूसरी की y माइनस के। अगर इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दें तो ये इक्वेशन आ जाती है, जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जबकि हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड कर ली है, तो ये बताएं कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, बाकी सब सेम हो। बहुत सिंपल, h और k की वैल्यू 0 हो गई हैं, तो अगर इस इक्वेशन में h और k की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। और फर्दर सॉल्व करें तो ये फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। चलें अब हम किसी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से सर्कल को ग्राफ करके देखते हैं, यानी ड्रॉ करके। बहुत सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इस केस में h और k नहीं है, मतलब h और k 0 होंगे, जिसका मतलब है कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, जिससे हमें पता लगा कि रेडियस इज इक्वल टू 3 है। प्लॉट करना बहुत आसान है, ये रहा सेंटर ऑफ सर्कल एट ओरिजिन 0 0,
और ये रहा रेडियस 3 का सर्कल। अब एक इक्वेशन देखते हैं जिसमें h और k मौजूद हों। इस केस में h की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है 3, यानी सर्कल का सेंटर 2, 3 पे है। तो चलें, अलोंग x एक्सिस 2, अलोंग y एक्सिस 3, ये रहा सेंटर। और आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 है, जिससे पता लगा कि रेडियस इज इक्वल टू 3 है। तो 3 का रेडियस रखते हुए ये रहा सर्कल। हम ग्राफ्स से शुरू करके इक्वेशन भी बना सकते हैं। सबसे पहले सेंटर लोकेट करें, जो इस केस में अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो -2 है और अलोंग वाई एक्सिस देखें तो -1 है। तो सेंटर हमारा है -2, -1। इससे हमें h और k मिल गए। अब रेडियस मालूम करना होगा, तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सर्कल तक जाएं। इस केस में रेडियस 2 है, लिहाजा आर स्क्वेयर इक्वल टू 4 हुआ। अब इस जनरल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो बना x प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ये रही इक्वेशन फॉर अ सर्कल। बहुत से ग्राफ्स और इक्वेशन तो इतने सिंपल होंगे, मगर बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी आएगी जिसमें कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमें पता लगेगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। हम -23 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर x वाली टर्म्स को 7 ग्रुप कर लें और y वाली को 7। अब इनको होल स्क्वायर वाली शेप में लाना है। इसके लिए आपको फार्मूलाज तो याद ही होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। यहाँ से पता चला कि अगर नेक्स्ट टर्म 2 स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर बनेगा, पर 2 स्क्वायर को खुद से ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा। इसी तरह अगर अगली टर्म को देखें तो ये बन सकता है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई। अगली टर्म 3 स्क्वायर अगर साथ में ऐड करें तो होल स्क्वायर बनेगा, पर जो ऐड किया है वो माइनस भी करना होगा। और राइट साइड एज इट इज़। अब होल स्क्वायर बनाने वाली टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख लें और -2 स्क्वायर की जगह -4 और -3 स्क्वायर की जगह -9, राइट साइड एज इट इज़। अब होल स्क्वायर्स वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ही रखें और कांस्टेंट्स राइट साइड पे ले जाएं। साइंस चेंज हो जाएंगे। सम करें तो राइट साइड पे 36 आएगा। अब इस इक्वेशन को देखें, h की वैल्यू आई है -2 और k की वैल्यू आई है 3 और r स्क्वायर की वैल्यू आई 36, यानी r इज इक्वल टू 6। ड्रॉ करें, सेंटर है -2, 3, हॉरिजॉन्टली रेडियस ले लें 6 और सर्कल ड्रॉ कर दें। तो अब आप सर्कल्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और ख़ुद सर्कल्स के ग्राफ से उसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। सर्कल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मगर बाज़ औक़ात इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 को भी इसी की जगह यूज़ करते हैं। लेफ़्ट वाली इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये होती है जिसमें h और k सेंटर पॉइंट्स होते हैं और रेडियस r होता है, जबकि राइट वाली इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये होती है। इसमें -g और -f सेंटर पॉइंट है, g, f और c तीनों कांस्टेंट हैं। रेडियस r की वैल्यू होती है अंडर द स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इस लेफ़्ट वाली इक्वेशन से ये राइट वाली इक्वेशन कैसे बनी, ये समझें। सबसे पहले होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको ऐसे रीअरेंज करें कि पहले वो वाली टर्म्स लिख लें जिनमें वेरिएबल x और y हों और जो प्योर कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साथ कर लें। आर स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब थोड़ा कंपेयर करें दूसरी इक्वेशन से। -2h इज इक्वल टू 2g, -2k इज इक्वल टू 2f
और c इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यानी कि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन की गई है। माइनस एच की जगह g, माइनस के की जगह f, और हमें c नहीं चाहिए, r चाहिए। तो माइनस आर स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे ले आएं और c को राइट साइड पे, साइंस चेंज हो जाएंगे। और इसमें भी h और k को रिप्लेस करना है। तो अगर माइनस एच इज इक्वल टू जी है और माइनस के इज इक्वल टू एफ है, तो h इज इक्वल टू माइनस जी हुआ और k इज इक्वल टू माइनस एफ। इनको पुट करेंगे तो अब ये इक्वेशन मिल जाएगी फॉर आर स्क्वेयर। नेगेटिव टर्म का स्क्वेयर पॉजिटिव होता है, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो रेडियस आर की वैल्यू मिल जाएगी। लिहाजा जब भी आपको होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट के बजाय इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन हो, तो आपने सेंटर पॉइंट्स ऑफ सर्कल माइनस जी का माइनस एफ लेने हैं और रेडियस आर के लिए स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपने बस ये याद रखना है। चलें अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो इस फॉर्मेट में है, यानी इस तरह की फिगर वाली। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो 2g इज इक्वल टू माइनस एट है और 2f इज इक्वल टू माइनस सिक्स। यहाँ से g मिला इज इक्वल टू माइनस फोर और f मिला इज इक्वल टू माइनस थ्री। हमें माइनस जी और माइनस एफ भी रिक्वायर्ड हैं, तो साइंस चेंज कर दें। ये हमारे सर्कल के सेंटर पॉइंट्स आ गए और रेडियस के फॉर्मूले में हमें c भी रिक्वायर्ड है, जो कि है 9। तो वैल्यूज पुट करें, स्क्वेयर्स को ओपन करें, प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 16 से बनता है 4। ये हमारा रेडियस भी आ गया। सर्कल स्टडी करने के बाद हम पैराबोला पढ़ेंगे। हालांकि कुछ टीचर्स एलिप्स पढ़ाते हैं क्योंकि इसकी शेप सर्कल के ज़्यादा करीब है, जबकि तमाम टीचर्स हाइपरबोला को ही एंड पे पढ़ाते हैं। मगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड करने हैं तो सर्कल के बाद पैराबोला ही पढ़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फोसाई या फोकल पॉइंट है, जबकि एलिप्स और हाइपरबोला में दो दो फोसाई या फोकल पॉइंट्स हैं। और जब आपको एक फोसाई की कहानी समझ आ जाएगी तो दो वाले केसेस समझना आसान हो जाएंगे। सैटेलाइट डिश की शेप पैराबोलिक होती है। पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि तमाम इंसिडेंट रेज को सिंगल पॉइंट पे फोकस करता है। जैसे अगर रिसीवर फोकल पॉइंट पे रखा हो तो तमाम इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। डिश इस तरह के कर्व से बनती है। डेली लाइफ में पैराबोला की दो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं, टॉर्च और कार की हेडलाइट्स में यूज़ होने वाला मिरर। इन दोनों में बल्ब को पैराबोला के फोकल पॉइंट पे रखा जाता है। यहाँ से निकलने वाली रेज पैराबोलिक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सामने जाती हैं इन स्ट्रेट डायरेक्शन एज पैरेलल रेज। तो पैराबोला बेसिकली एक यू शेप्ड कर्व को कहते हैं, मगर हर यू शेप्ड कर्व पैराबोला नहीं होता। पैराबोलिक कर्व की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो उसे पैराबोला बनाती है, और वो ये है कि तमाम इनकमिंग रेज को सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है और इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। हर पैराबोला में फोकस पॉइंट होता है और यही पैराबोला को यूजफुल बनाता है। पैराबोला में फोकस की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी के सर्कल में सेंटर पॉइंट की। सर्कल को डिफाइन किया जाता है विद रिगार्ड्स टू इट्स सेंटर। इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन विच आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इसी तरह पैराबोला को डिफाइन किया जाता है उसके फोकस पॉइंट की मदद से। कैसे? चलिए देखते हैं। किसी प्लेन पे एक पॉइंट लें और उसको लेबल करें पॉइंट F। अब एक स्ट्रेट लाइन लें और उसको नेम दे दें L। अब जो बात करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनें। अब हम वो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो पॉइंट F और लाइन L से इक्वल डिस्टेंस पे हों। क्या इस प्लेन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं? यस। इस पॉइंट P1 को कंसिडर करें। ये पॉइंट F से और लाइन L से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी तरह एक और पॉइंट P2 कंसिडर करें। इसका डिस्टेंस भी पॉइंट F से उतना ही है जितना कि लाइन L से है। एक और ऑब्वियस पॉइंट मिड पॉइंट है, उस परपेंडिकुलर सेगमेंट का जो कि पॉइंट F और लाइन L को मिलाती है। वो तमाम पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें
वो इस कर्व के ऊपर होंगे और ऐसे कर्व को पैराबोला कहते हैं। तो हम पैराबोला को कैसे डिफाइन करते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एफ एंड लाइन एल, और इनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। पॉइंट एफ को पैराबोला का फोकस कहते हैं और लाइन एल को इसका डायरेक्ट्रिक्स। और आपको समझ आ जाएगी कि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड F और डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू डायरेक्ट्रिक्स इक्वल होता है। मतलब पैराबोला की शेप और पोजीशन पॉइंट F और लाइन L पे डिपेंड करेंगे। चलें देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट को फोकस लें और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, यानी दोनों में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया है, तो अब हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। चलें अब थोड़ी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अगर ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो और ये हमारा फोकस, तो अब पैराबोला की शेप कैसी होगी? इस तरह की, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो हमने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पॉइंट की बेसिस पे हमें डिफरेंट टाइप्स के पैराबोलाज मिलते हैं। अब पैराबोला की कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं। इस पैराबोला में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, तो देखें पैराबोला का वो हिस्सा जो इस लाइन से ऊपर है वो नीचे वाले पार्ट का एग्जैक्ट मिरर इमेज है, यानी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। और पैराबोला की इस लाइन को एक्सिस कहते हैं और ये पॉइंट जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इसे वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस और वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। अब बताएं कि इस पैराबोला में एक्सिस और वर्टेक्स क्या होंगे। ये इसका एक्सिस है और ये पॉइंट इसका वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैलकुलस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पैराबोलिक शेप के आते हैं वो ऐसी होती है, ओपनिंग अपवर्ड्स। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है x² = 4ay। जहन में नहीं आ रही? हालांकि आपने बहुत बार देखी है। देखें, अगर a की वैल्यू 1/4 हो तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा x² = y। और अगर साइड चेंज करके देखें तो y = x²। अब इस इक्वेशन की सेंस आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, पैराबोला के फेस ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाली शेप देख लें। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x² = -4ay। अगर पैराबोला का फेस ओपनिंग राइटवर्ड्स हो तो इसकी इक्वेशन होगी y² = 4ax। अब हम पैराबोला के फेस ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स वाली शेप देखें। इसकी इक्वेशन बनेगी y² = -4ax। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन की डेरिवेशन समझ लें तो बाकी भी सब उसी तरह डिराइव होती हैं। हम इस मोस्ट फेमस फेस ओपनिंग राइटवर्ड्स वाले पैराबोला को देखते हैं। सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन रिवाइज कर लें। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। ये हम फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं और ये फिक्स्ड लाइन, तो इनके रिलेटेड पैराबोला ऐसा बनेगा। फिक्स्ड लाइन को पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहेंगे। एक ऐसी लाइन जो फोकस में से भी गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो तो ऐसी लाइन को एक्सिस कहते हैं। और ये पॉइंट जिस पे पैराबोला इस एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है इसे वर्टेक्स कहते हैं। अब इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है तो पैराबोला की एक्स और वाई एक्सिस भी लेनी है। सिंपल रहने के लिए हम इसी एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जबकि ओरिजिन ओ वर्टेक्स पे है तो ये वाई एक्सिस आएगी। अब फोकस पॉइंट को एफ कह दें और डायरेक्ट्रिक्स को एल, और वर्टेक्स ओ और फोकस एफ के बीच में डिस्टेंस को हम ए कह देते हैं, और ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस पे एक पॉइंट पी लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। और ये पॉइंट पी क्योंकि पैराबोला के ऊपर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला हम जानते हैं कि इसका फोकस से डिस्टेंस इसके डायरेक्ट्रिक्स तक के डिस्टेंस के इक्वल है। इस पॉइंट को हम नाम डी दे देते हैं।
तो फिर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम P टू F इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू D। और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और ये सब का सब अंडर द रूट। अब हमने अपने तीनों पॉइंट्स D, P और F के कोऑर्डिनेट्स पूरे करने हैं। P के मालूम हैं, फोकल पॉइंट का अलोंग x एक्सिस तो A है, अलोंग y एक्सिस 0। अब पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स लिखें। हम जानते हैं कि वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये डिस्टेंस भी A होगा। लिहाजा डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू नेगेटिव A। इससे पता चला कि पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव A, जबकि पॉइंट D की हाइट और पॉइंट P की हाइट इक्वल है, लिहाजा इसका सेकंड कोऑर्डिनेट होगा y। अब हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड F और डिस्टेंस बिटवीन P एंड D निकाल सकते हैं। डिस्टेंस P टू F होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये सब अंडर द रूट। डिस्टेंस P टू D होगा x माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये सब अंडर द रूट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले दोनों साइड्स का होल स्क्वायर लें, तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। पीछे बचेगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जो कि जाहिर है कि नहीं लिखेंगे। अब होल स्क्वायर्स वाली टर्म को भी ओपन कर लें, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। राइट साइड पे x प्लस ए होल स्क्वायर ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह ओपन होगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों साइड पे है, कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर भी दोनों साइड्स पे है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे बच गया ये। अब माइनस 2ax को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो प्लस 2ax और प्लस 2ax बन जाएगा 4ax। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इस टाइप के पैराबोला की। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब आप पैराबोला की किसी भी शेप के मुताबिक उसकी इक्वेशन खुद निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो और उसका वर्टेक्स मालूम करना हो, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इसके बहुत से मेथड्स हैं। मैं आपको 2 मेथड्स दिखाऊंगा। मेथड नंबर 1, समझने से पहले ये बता दूं कि अगर फ्यूचर में कई साल बाद आपको भूल जाए कि वर्टेक्स होता क्या है, तो अपने हाथ की उंगलियों से वी बनाएं और निचले पॉइंट की लोकेशन याद रखें। चलें मेथड नंबर 1 समझें। पैराबोला की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका वर्टेक्स मालूम करना हो तो कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। माइनस बी ओवर 2a से x मिलेगा। गिवन क्वेश्चन की इक्वेशन में देखें तो a इज़ इक्वल टू 3 है और b इज़ इक्वल टू 12 है। इनको इसमें पुट करें, a की जगह 3 और b की जगह 12। सॉल्व करें, 12 डिवाइड बाई 6 से बना 2, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया है, हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करें। इसको सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 से बना -24। अब 12 -24 प्लस 5 से बना -7। तो ये अब हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया, तो हमारा वर्टेक्स है -2, -7। अब देखते हैं सेकंड मेथड, जो कि है डेरिवेटिव मेथड। अगर आपको याद हो तो डेरिवेटिव को हम स्लोप भी कहते हैं। हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो बनेगा dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 6x और 12x का डेरिवेटिव बनेगा 12, जबकि 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब इस पैराबोला को देखें, इस पॉइंट पे स्लोप अपवर्ड्स है, इस पॉइंट पे स्लोप डाउनवर्ड्स है, जबकि इस वर्टेक्स पॉइंट पे फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब स्लोप नहीं है, 0 है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिला 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू -12
और यहाँ से x इज इक्वल टू -2। अब इस x की वैल्यू -2 को इस इक्वेशन में डालें तो सॉल्व करने पे y इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। यूँ हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2, -7। ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये ऐसा है, -2 अलॉन्ग x एक्सिस और -7 अलॉन्ग y एक्सिस। अगर एग्ज़ाम में पैराबोला की ऐसी इक्वेशन गिवन हो और उस पैराबोला का वर्टेक्स मालूम करना हो, तो हमें एक बात तो ये पता है कि पैराबोला जहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस करता है यहाँ y की वैल्यू 0 होती है। तो वर्टेक्स तक पहुँचने से पहले इन 2 पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम गिवन इक्वेशन में y को 0 के इक्वल पुट कर दें और राइट साइड के फैक्टर्स बना लें, जो कि बहुत आसानी से नज़र आ रहे हैं कि ये होंगे x-1 इंटू x-5। यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल गई और x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, 1 एंड 5। इन 2 वैल्यूज़ को अपनी जगह पे लिख लें। अब देखें, वर्टेक्स इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में है, लिहाजा इसका x कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 1 + 5 डिवाइड बाई 2, यानी 6 डिवाइड बाई 2, जो कि बनता है 3। अब इस वर्टेक्स का y कंपोनेंट फाइंड करना है, तो हम अपने पैराबोला की इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करते हैं। ये बन जाएगा 9 - 18 + 5 और इसको हम करें सम तो बन जाएगा -4। ये रहा हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो यूँ हमने पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड कर लिया है। एग्ज़ाम में पैराबोला की सिर्फ इक्वेशन गिवन होती है, ग्राफ गिवन नहीं होता है। उसके x और y इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? पहले तो ये समझें कि गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला की शेप ओपनिंग अपवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि इसके x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव नंबर है +1, जो कि ज़ाहिर है लिखा नहीं जाता। अगर -1 होता तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स होता। ऐसा पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट करता है और ज़ाहिर है इन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। लिहाजा हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है। फैक्टर्स बनाएं तो बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है, ये होंगे x-4 इंटू x+2। इससे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, x-4 इज़ इक्वल टू 0 और x+2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, एक की आ गई 4 और एक की आ गई -2। अब ये अपनी जगह पे लिख लें। अब हमने y इंटरसेप्ट ढूंढना है, यानी पैराबोला y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करता है? सिर्फ एक पॉइंट पे। और अब इस केस में x की वैल्यू 0 होगी, तो अब की दफ़ा इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करें। इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -8, तो इसको भी अपनी जगह पे लिख लें। तो ये रहे हमारे x इंटरसेप्ट्स और ये रहा y इंटरसेप्ट। तो जब पैराबोला का x इंटरसेप्ट ढूंढना हो तो y इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, और जब y इंटरसेप्ट ढूंढना हो तो x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें। सर्कल और पैराबोला पढ़ने के बाद अब एलिप्स की बारी है, जो कि ओवल एलोंगेटेड शेप का होता है और इसमें एक के बजाय 2 फोसाई या फोकस पॉइंट होते हैं। और एलिप्स को डिफाइन किया जाता है एज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सराउंडिंग द 2 फोसाई सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फोसाई टू एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। नहीं समझ आया? चलिए देखें। अगर हम 2 पॉइंट्स लें जिनको फोसाई कहते हैं और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रिंग यानी धागा अटैच कर लें और फिर उसको स्ट्रेच करके खींच लें, तो इस पॉइंट में सम ऑफ R1 और R2 की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और इस पूरे एलिप्स पे भी, जैसे यहाँ पे भी R1 + R2 की वही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, सेम है। अगर हम इस स्ट्रिंग को लॉन्गेस्ट डायमीटर के अलॉन्ग स्ट्रेच करें तो उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और जो एलिप्स का स्मॉलर डायमीटर है उसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। हम मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ को कह देते हैं A और माइनर एक्सिस की हाफ लेंथ को कह देते हैं B, और सेंटर से किसी एक फोसाई तक के डिस्टेंस को C। क्योंकि मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ A है, इसका मतलब है कंप्लीट मेजर एक्सिस 2A के बराबर होगी। अगर हम अपनी स्ट्रिंग को सेंटर से ऊपर खींचें कि दोनों साइड इक्वल हों, तो ये हिस्सा एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हो जाएगा विद साइड्स AB एंड C। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं B² + C² इज इक्वल टू A²। अगर C² को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा B² इज इक्वल टू A² - C²।
मगर हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे वर्क करे। चलें, हम कोई सा पॉइंट ले लेते हैं। स्ट्रिंग की इन लेंथ्स को हम लेबल कर लेते हैं R1 और R2, जबकि एलिप्स में जो पॉइंट लिया है उसे पॉइंट P कह देते हैं विद कोऑर्डिनेट्स x एंड y। राइट वाले फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C एंड 0 और लेफ्ट फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -C एंड 0। याद रखने की बात यह है कि स्ट्रिंग की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर है, जो कि है 2a। तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2a। यही एलिप्स की डेफिनेशन भी है कि सम ऑफ R1 प्लस R2 एट एनी पॉइंट ऑफ एलिप्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब लाइन R1 और R2 की लेंथ फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला जहन में लाएं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और ये सब अंडर द स्क्वायर रूट। पहले हम R1 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x माइनस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब R2 की वैल्यू फाइंड करें। x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और राइट साइड पे 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बना x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a। अब हमने स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है, पर अगर दोनों साइड पे होल स्क्वायर लगाएं तो लेफ़्ट वाली साइड बहुत बड़ा सोल्यूशन मांगती है। लिहाजा पहले इनको रीअरेंज करें और ये वाली टर्म राइट पे ले जाएं। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लें। लेफ़्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, बाकी ये बच गया। राइट हैंड साइड का स्क्वायर लें तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत a टर्म का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, b टर्म का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, और फिर -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे जो सिमिलर टर्म है y स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब इस टर्म पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर। राइट साइड पे 4a स्क्वायर एज इट इज़ आया। अब इस टर्म पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर, और इस टर्म से बन गया -4a और अंडर द रूट सेम थिंग। अब फिर दोनों साइड्स की सिमिलर टर्म्स एक्स स्क्वायर भी कट जाएंगी और सी स्क्वायर भी, क्योंकि दोनों के सेम साइन थे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचा और राइट हैंड साइड पे ये। अब नेगेटिव साइंस से भी जान छुड़ानी है, तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और इस टर्म को राइट हैंड साइड पे, और ये दोनों टर्म्स मिलकर बन जाएंगी 4xc, और इन तीनों टर्म्स में 4 कॉमन है, तो अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर दें तो ये बच जाएगा। थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लें और इसको ऊपर ले जाएं। एक बार फिर से दोनों साइड्स का होल स्क्वायर ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर, जबकि होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड वाले होल स्क्वायर को ओपन करें तो बनता है a⁴ प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह अब इस वाले होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद चारों टर्म्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सब एज इट इज़। जो टर्म दोनों साइड पे कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब हमने प्योर कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे लेकर जाना है, जबकि x एंड y वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। तो ये टर्म्स नीचे उतार लें, इस टर्म को भी नीचे उतार लें। अब इस कांस्टेंट वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, और इस वेरिएबल x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आएं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब इन टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और इन टर्म्स में ए स्क्वायर कॉमन ले लें। स्क्रीन को फिर से थोड़ा क्लियर कर लें और इसको ऊपर ले जाएं। अब देखें, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, लिहाजा इनकी जगह बी स्क्वायर लिख लें। अब अगर तीनों साइड्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो
बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, और ये साइड पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। तो ये बना एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और यही हमारे एलिप्स की इक्वेशन है। तो अब जबकि एलिप्स की इक्वेशन निकल आई है, तो ये किस तरह सर्कल से रिलेटेड है। पैराबोला को हटा दें। ये वाला सर्कल वो है जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, और सिंप्लीफाई होकर ये। इस सर्कल में ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी, इसीलिए अगर इस कंप्लीट इक्वेशन को r स्क्वेयर से डिवाइड करें तो ये ऐसी बन जाएगी। तो अब देखें, सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स जिसमें कि a और b दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इस एलिप्स में मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस थी। अगर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो तो अब इस इक्वेशन में a स्क्वेयर कहाँ आएगा और b स्क्वेयर कहाँ। इसमें देखें, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, लिहाजा y स्क्वेयर के नीचे a स्क्वेयर लिखेंगे, जबकि माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, लिहाजा x स्क्वेयर के नीचे b स्क्वेयर लिखेंगे। बस इतना याद रख लें कि बड़ा नंबर मेजर एक्सिस के नीचे लिखना है, या जिसके नीचे बड़ा नंबर हो तो समझ जाएं कि वो मेजर एक्सिस है। अब एसेंट्रिसिटी को देखें। एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, किसी फोसाई से एलिप्स तक और एलिप्स के उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन तक की जो रेशो होती है, जैसे यहाँ पे PF बाई PM, वो हमेशा लेसर देन 1 होगी, और यही एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कहलाती है कि कितना नॉन सर्कुलर या ओवल शेप्ड है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी मेजर करने का एक और फार्मूला भी है, C डिवाइडेड बाई A, जो कि हमेशा लेस देन 1 होगी। फार्मूला भूल ना जाए इसलिए वर्ड एसेंट्रिसिटी को देख लें, पहले E फिर C, तो बाकी पीछे एक ही बचाए A, जो कि नीचे लिख लेंगे। आपको किसी एलिप्स की इक्वेशन गिवन हो तो उसमें A तो आपको मिल जाएगा, बट C कैसे लिखेंगे, बट C कैसे निकालेंगे। आपको ये इक्वेशन याद होगी, इससे आपको C स्क्वेयर मिल जाएगा और फिर C। तो सिर्फ इक्वेशन गिवन हो तो उससे भी आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के बाद अब हाइपरबोला की बारी है। इसमें भी एलिप्स की तरह दो फोसाई या फोकस पॉइंट्स होते हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने एलिप्स को बीच में से काट दिया हो और फिर उल्टा करके थोड़ा सा मज़ीद माउथ ओपन कर लिया हो। इसकी इक्वेशन ऑलमोस्ट एलिप्स जैसी है, सिर्फ बीच का साइन माइनस है। हाइपरबोला की डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड फोसाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेफिनेशन भी एलिप्स से मिलती जुलती है, उसमें सम ऑफ द डिस्टेंस कांस्टेंट था, इसमें डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट है। नहीं समझ आई? चलें देख के समझें। दो फोसाई हैं F1 और F2। हम इस प्लेन पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब F2 से यहाँ तक के डिस्टेंस में से F1 से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर माइनस करें तो जो कांस्टेंट नंबर आएगा वही हाइपरबोला पर मौजूद तमाम पॉइंट्स पे आएगा, यानी सेम नंबर। जैसे पॉइंट M पे भी D2 माइनस D1 की वही वैल्यू होगी, पॉइंट K पे भी D2 माइनस D1 की वही वैल्यू होगी, पॉइंट L पे भी D2 माइनस D1 की वही वैल्यू होगी, और बाकी तमाम पॉइंट्स पे भी। डेफिनीशन तो क्लियर हो गई। डेफिनीशन में अगर एब्सोलूट वैल्यू लिखा हो, इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नंबर नहीं होगा, और इसका बेस्ट तरीका यही है कि बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस किया करें। हाइपरबोला के केस में मेजर एक्सिस जो कि फोसाई को मिलाती है उसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस से ओवरलैप हो रही है। इसी तरह माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, जो यहाँ पे वाई एक्सिस से ओवरलैप कर रही है। अब ये पॉइंट्स देखें। हाइपरबोला की इक्वेशन में ए रिप्रेजेंट करता है सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, तो हम एक को लिख देते हैं a,0 और दूसरे को -a,0। सेंटर से फोकस का डिस्टेंस c के इक्वल होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम c,0 और -c,0 लिखते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y लिखते हैं। अब ये समझ लें कि D2 माइनस D1 की वैल्यू कांस्टेंट कैसे है। थोड़ी जगह क्लियर कर लें। लाइन D2 और D1 की लेंथ फाइंड करनी है, पर पहले आपको एलिप्स की पिक्चर रिवाइज करा दूं। इसमें R1 प्लस R2 हमने निकाला था 2a,
हाइपरबोला में भी d2 माइनस d1 की वैल्यू 2a ही निकलती है। वो इस तरह कि अगर पॉइंट P यहाँ के बजाय यहाँ इस वर्टेक्स पे हो तो क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। F1 फोकस पॉइंट से P तक d2 हुआ और F2 फोकस पॉइंट से P तक d1 हुआ। F1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -c,0 यानी ये डिस्टेंस c हुआ, जबकि वर्टेक्स V2 के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 यानी ये डिस्टेंस a हुआ। ओवरऑल d2 माइनस d1 में d2 हुआ c प्लस a, जबकि माइनस साइन एज इट इज़। अब d1 कैलकुलेट करना है, वो होगा ये डिस्टेंस यानी कि c, और इसमें से ये डिस्टेंस a माइनस कर देंगे। इतना हिस्सा तो एज इट इज़ आया, नेगेटिव साइन की वजह से अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गए, पीछे बचा 2a। आप डायरेक्ट भी ये इक्वेशन लिख दें तो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था। अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं, जिसके लिए हमने d1 और d2 की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले किसी भी 2 पॉइंट्स a और b के बीच लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जहन में लाएं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और ये सब अंडर द स्क्वायर रूट। पहले d2 का डिस्टेंस यानी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस x माइनस माइनस ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जी होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इक्वेशन में से माइनस साइन उतारा। अब d1 का डिस्टेंस यानी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और राइट साइड पे 2a। पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो बना x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट माइनस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a। अब हमने स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है, पर दोनों साइड्स पर होल स्क्वायर लगाएं तो लेफ़्ट वाली साइड बहुत बड़ा सोल्यूशन मांगती है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह लेफ्ट हैंड साइड को जब ओपन करेंगे तो a स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, b स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, मगर -2ab मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लिहाजा पहले इनको रीअरेंज करना है, जिसके लिए इस टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों साइड्स का होल स्क्वायर लें। लेफ़्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर कट जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ आई, और राइट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोथ साइड्स पे y स्क्वायर मौजूद है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब इस टर्म पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो बना x स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर। राइट साइड पे 4a स्क्वायर एज इट इज़ आया। अब इस टर्म पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो बना x स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर, और इस टर्म से बन गया प्लस 4a अंडर द रूट सेम थिंग। अब फिर दोनों साइड्स की सिमिलर टर्म्स x स्क्वायर कट जाएंगी और सी स्क्वायर भी। लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचा और राइट हैंड साइड पे ये। इस -2xc को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो 2xc प्लस 2xc बना 4xc, बाकी एज इट इज़ उतार लें। अब तीनों टर्म्स में 4 मौजूद है, लिहाजा अगर कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तो ये शेप आ जाएगी। थोड़ी मज़ीद जगह क्लियर कर लेते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं। अब भी स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी है, पर आसानी के लिए पहले इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। अब दोनों साइड्स का होल स्क्वायर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a रेज़ टू पावर 4 माइनस 2a रेज़ टू पावर 2xc। राइट साइड पे a स्क्वायर बना, जबकि स्क्वायर रूट होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया। अब इस वाले x माइनस सी होल स्क्वायर को ओपन करें तो बना एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद चारों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स सी प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सब एज इट इज़। जो टर्म दोनों साइड्स पे सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। इस इक्वेशन पे नज़र लगाएं। x और y वेरिएबल लेफ़्ट पे लाने हैं, लिहाजा जिस टर्म में x और y वेरिएबल है उसको हम लेफ़्ट पे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि जिस जिस टर्म में सिर्फ कांस्टेंट है उसे हम राइट पे ले जाएंगे।
ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए रेज़ टू पावर 4। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, ये चीज़ एज इट इज़ आई, और राइट साइड पे ए स्क्वेयर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्योंकि हमें राइट साइड पे सिर्फ 1 रिक्वायर्ड है, इसलिए हम ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। पहली टर्म में सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो गए, दूसरी टर्म में ए स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पूरी कैंसिल हो गई। थोड़ी जगह क्लियर कर लूँ और लास्ट लाइन को साफ साफ लिख लूँ। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ना भी पता हो, फिर भी आप ज़ुबानी लिख सकते हैं कि यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, और यूँ आपने हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव कर ली है। वैसे इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके यूँ लिखें, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कैसे? जिस तरह एलिप्स के बारे में हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से समझा था कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, अब कुछ उसी तरह से हाइपरबोला समझते हैं। हम इस पिक्चर पे काम कर रहे थे। सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस को हम ए कहते हैं, चाहे राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को सी कहते हैं, चाहे राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे। हाइपरबोला में अगर हम दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ करें कि हाइपरबोला के बिल्कुल करीब से गुजरें मगर उसे टच ना करें, तो इनको एसिम्प्टोट्स कहते हैं। अब हम वर्टिसिस से ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो जाकर एसिम्प्टोट को टच करें, और फिर हॉरिजॉन्टली उन पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस हाइट को हम बी कहते हैं। अब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा देते हैं। अगर हम इस लेंथ सी को उठाकर इधर प्लेस करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आती है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इजीली लिख सकते हैं, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कंपैरिजन के लिए ताकि आइंदा याद रहे, साथ में एलिप्स की डायग्राम भी रख लेते हैं। इक्वेशन में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, जबकि ट्राइंगल की साइड्स में बी बिल्कुल सेम लोकेशन और डायरेक्शन पे है, जबकि ए और सी फ्लिप हुए हैं। हाइपरबोला में फोसाई से किसी पॉइंट तक के डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a होता है, जबकि एलिप्स में उनका सम 2a होता है। एलिप्स के केस में जिस एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर हो वो मेजर एक्सिस होती है। जैसे यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, मतलब कि x के नीचे बड़ा नंबर होगा। जबकि हाइपरबोला के केस में नीचे वाले नंबर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो मेजर या ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो पहले लिखी जाती है। हाइपरबोला में एसिम्प्टोट की इक्वेशन भी समझ लें। थोड़ी नीट डायग्राम पे समझाता हूँ। अगर आप एसिम्प्टोट की इस लाइन को देखें तो ये पॉजिटिव स्लोप है, स्लोपिंग अपवर्ड्स। स्लोप की डेफिनेशन होती है राइज ओवर रन। इसका राइज है पॉजिटिव बी और रन है ए, तो इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स। याद है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें m स्लोप होता है। अच्छा, जाना हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है। अब इस एसिम्प्टोट को देखें, इसका राइज नेगेटिव है माइनस बी और रन वही ए, तो इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। अब ऐसा हाइपरबोला देखते हैं जिसमें मेजर यानी ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y हो। इसमें इस एसिम्प्टोट में राइज है a और रन है b, तो इसकी इक्वेशन हुई y इज इक्वल टू ए ओवर बी एक्स। अब इस एसिम्प्टोट को देखें, इसका राइज नेगेटिव है माइनस ए और रन वही b, तो इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स। फाइनली हमने सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के बाद हाइपरबोला की इक्वेशन भी डिराइव कर ली है और की कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए हैं। Study with me, a learning experience.